हाँ चलो, तो अब हम इस चैप्टर का लास्ट के जो टॉपिक्स है वो करने जा रहे हैं, और ये बड़े ही आसान है। इसमें आज जो हम पूरी क्लास में पढ़ेंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यूनिफिकेशन ऑफ इटली, और उसमें भी तुम्हारे को 3-4 नाम याद करने हैं, डेट्स तो उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, लेकिन उसको भी पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे कि यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है। यूनिफिकेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई स्कैटर्ड एम्पायर है जहाँ पे छोटे छोटे मोनार्क्स रूल कर रहे हैं, या कोई बड़ा मोनार्क भी एक रूल कर रहा है, उनको एक नेशन बिल्ड करना, उनकी एक स्पेसिफिक बाउंड्री बनाना, उनके एक रूल बुक बनाना, ठीक है, एक नेशन बिल्डिंग करना, ठीक है। तो जर्मनी यूनिफिकेशन से पहले ऐसे अलग अलग उसमें एम्पायर्स थे थोड़े बहुत, ठीक है, जैसे प्रूशिया वगैरह ये सारी चीजें, लेकिन लेकिन यहाँ पर जो है जर्मन एम्पायर, जो मोस्ट ऑफ द जर्मन एम्पायर था वो किंग विल्हेम 4 के अंडर था, और किंग विल्हेम 4 जो है वो इस चीज के लिए रेडी नहीं था कि वो एक नेशन बनाए, वो अपनी राजा की गद्दी को छोड़े, वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह इस सब को फॉलो करें, ठीक है। आफ्टर सम टाइम प्रूशिया टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनिफाइंग जर्मनी, और प्रूशिया का जो चीफ मिनिस्टर था दैट वाज ऑटो वॉन बिस्मार्क, ठीक है, और उसने नेशनलिस्ट मूवमेंट चलाई जर्मनी में, जिसमें उसने लोगों को ये फील करवाया कि हमारे को राजा की बात नहीं सुननी, किंग विल्हेम 4 की बात नहीं सुननी, बल्कि हमारे को अपने राइट्स के लिए डिमांड करनी है, लड़ना है। और 1864 से लेके 1870 के बीच में 3 वॉर्स हुई, जिसमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी हुई, और फाइनली जर्मनी यूनिफाई हुआ, ठीक है। अब जो न्यू जर्मन एम्पायर बना वो लीगल और जुडिशियल सिस्टम पे बेस्ड था, और अगर कोई एक सिंगल आदमी पूछा जाए पेपर में जो कि जिसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में, तो वो कौन अंकल है? ऑटो वॉन बिस्मार्क, ठीक है। चलो, ये जर्मनी का पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, बाई चांस तुम्हारे प्री बोर्ड में आया तो वेरी गुड, हमने पढ़ लिया। ब्रिटेन की भी पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बाई चांस तुम्हारे प्री बोर्ड वगैरह में आया हो तो वो भी हम अभी पढ़ लेंगे। पर सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जिसके बोर्ड के पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली क्या है कि इटली यूनिफिकेशन से पहले 7 छोटे छोटे एम्पायर्स में स्कैटर्ड था, ठीक है, और इटली वाज स्कैटर्ड डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। इन 7 में से सिर्फ एक ही था जो कि यूरोपियन गवर्नमेंट ऐसे वो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह उसको फॉलो करता था, और इस पूरे यूनिफिकेशन ऑफ इटली में 3 लोगों का बहुत बड़ा रोल था। एक है गुसेप्पे माजीनी, एक है गुसेप्पे गारिबाल्दी, और एक है कैवोर। इनका एक एक करके हम जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माजीनी के बारे में, जिसके बारे में हम ऑलरेडी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले चुके हैं कि ये एक रेवोल्यूशनरी था और हेड था रिपब्लिकन पार्टी का। इसने यंग इटली और यंग यूरोप नाम की 2 सीक्रेट सोसाइटीज भी बनाई थी, और ये पढ़े लिखे लोगों को इन्फ्लुएंस करने में इसका बहुत बड़ा हाथ था, बिकॉज ही वांटेड यूनिफिकेशन थ्रू एजुकेशन, ठीक है। तो पढ़े लिखे जो लोग हैं, यानी कि जो न्यू मिडिल क्लास बनी थी, उसको कौन लेकर आया साथ में? माजीनी, ठीक है। दूसरी तरफ एक आदमी आया गुसेप गारिबाल्दी, ठीक है। जो गारिबाल्दी था इसको हीरो ऑफ रेड शर्ट्स भी कहते हैं, ये डेमोक्रेट था, और जितने भी पीजेंट्स हैं उन सबका इसके पास सपोर्ट था। और एक बार जब स्पेनिश रूलर्स ने कोशिश करी थी इटली को इन्वेड करने की, तो उन्हीं सब पीजेंट्स को हेल्प से इसने उनको हरा भी दिया था, ठीक है। तो जितने भी हम कह सकते हैं जो इकोनॉमिकली लोअर बैकग्राउंड के लोग थे, उन सबको लेकर आया था साथ में कौन? गारिबाल्दी, ठीक है। और तीसरा आदमी था सबसे इंपॉर्टेंट जिसका कंट्रीब्यूशन था, वो था कैवोर, और इसकी स्पेशलिटी ये है कि ना तो ये कोई रेवोल्यूशनरी था, ना ही कोई डेमोक्रेट था, ठीक है, पर ये बहुत बड़ा डिप्लोमेट था, ठीक है। डिप्लोमेट का मतलब क्या होता है कि जो अपनी बातों से आग लगा सके, ठीक है, मतलब जो बातों से ही बातों में बहुत ज्यादा तेज हो, ठीक है। जैसे हमारा इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। अबे वो तो वो है ना, एस जयशंकर, नाम सुना है? हाँ, जो गंजा सा है। गंजा नहीं है, उसके तो बाल हैं, ब्लैक सा है। नहीं, व्हाइट बाल हैं उसके पूरे, ठीक है। एस जयशंकर हैं? अरे नहीं, वो तो रिपोर्टर है आशुतोष, पागल हो क्या? नहीं, एस जयशंकर जो है वो हमारे देश के वो हैं फॉरेन मिनिस्टर। और कोई भी फॉरेन मिनिस्टर जो होता है, अगर तुम उनका कोई वो देखो, कोई डिबेट देखो या उनका कोई इंटरव्यू देखो, तो वो बातें करने में बड़े तेज होते हैं, ठीक है, कि ना यहाँ को पूरा सपोर्ट करेंगे ना वहां को पूरा सपोर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो डिप्लोमेट है, उनको इंडिया को एकदम ऐसे चलाना है। उसी तरीके से कैवोर भी जो है बहुत बड़ा डिप्लोमेट था, ठीक है, और इसे रियल मेकर ऑफ इटली भी बोला जाता है, ठीक है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसने ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ वॉर्स जितवाई थी इटली को बिना वॉर लड़े, ठीक है, अपनी बातों से ही ऐसे उनको घुमवा दिया, ठीक है, कि आपस में ही वो दोनों कलेश कर बैठे हैं, ऐसा समथिंग, ठीक है। चलो,
तो आगे चलते हैं। फाइनली क्या हुआ कि इन तीनों के हार्ड वर्क की वजह से इटली को यूनिफाई किया गया। अब जब इटली को यूनिफाई किया गया तो एक सिंगल लीडर, सिंगल रूलर तो चाहिए था, तो उसके लिए इन तीनों ने मिलकर चूज किया विक्टर इमैनुअल सेकंड। किसको यू चूज किया? विक्टर इमैनुअल सेकंड जो था, हाँ, जो सार्डिनिया का किंग था। अब सार्डिनिया क्या है? वो जो 7 स्टेट्स थी जिसमें इटली ऑलरेडी स्कैटर्ड था, उसमें से एक थी सार्डिनिया, ठीक है। और विक्टर इमैनुअल सेकंड ये बड़ा ही नोबल मैन था, इसको 12 इयर्स का एक्सपीरियंस भी था एज अ फॉर्मर किंग ऑफ सार्डिनिया। और इसने उसके जब इटली का इसको लीडर चुना गया, उसके बाद इसने इतनी अच्छी रूलरशिप करी कि इसको फादर ऑफ फादरलैंड का टाइटल भी मिला, ठीक है। चलो, अब ये हमारी यूनिफिकेशन ऑफ इटली भी खत्म। इसके अंदर हमारे को मेन 4 लोगों के नाम याद रखने हैं। सबसे पहले गुस्टिव माजीनी, जो कि एजुकेशन के थ्रू यूनिफिकेशन लाना चाहता था। गारिबाल्दी, हु वाज हीरो ऑफ रेड शर्ट्स, जो कि पीजेंट्स वगैरह उन सबको साथ में लेके आया था। और तीसरा आदमी था कैबोर, हु वाज अ वेरी बिग डिप्लोमेट, और उसे रियल मेकर ऑफ इटली भी बोला जाता है। इन तीनों ने मिलकर सोचा कि यूनिफिकेशन तो हो गई, अब एक लीडर चाहिए, तो इन्होंने चूज किया विक्टर इमैनुअल सेकंड को, ठीक है। और हाँ, उसने बहुत अच्छी, वो किंग ऑफ सार्डिनिया था और उसे फादर ऑफ फादरलैंड का टाइटल भी मिला। अब हम लोगों के बारे में हाँ, अगर यूनिफिकेशन ऑफ इटली आता है, 1 पॉइंट लिखना है काबोर के बारे में, 1 पॉइंट लिखना है गारिबाल्दी के बारे में, 1 पॉइंट लिखना है माजीनी के बारे में, 1 पॉइंट लिखना है ये विक्टर इमैनुअल सेकंड के बारे में। बस हो गया, फुल मार्क्स, ठीक है। 1 पॉइंट हो गया तो लिख सकते हैं इट वाज स्कैटर्ड इन 7 स्टेट्स। हाँ, लिख सकते हैं। Which one was ruled by the हाँ, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, अब हम लास्ट यूनिफिकेशन पढ़ रहे हैं आज की, जो कि है यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। अब ब्रिटेन यूनिफिकेशन से पहले मेजरली 3 उसमें बटा हुआ था, और 3 कौन कौन से थे? वो स्कॉटिश, आयरिश और इंग्लिश, ठीक है। स्कॉटिश, आयरिश और इंग्लिश। ये जो वेल्श है ये भी थे, बट ये इंग्लिश के साथ ही थे, तो और वो एनसीईआरटी में मेंशन्ड भी नहीं है, ठीक है। अब एक बात हमारे को ध्यान रखनी है कि बाकी जो हमने यूरोप के बारे में जाना है, उसमें हमने ये देखा है कि लोग बड़े ही परेशान थे अपने किंग्स के द्वारा, अपने मोनार्क्स के द्वारा, लेकिन ब्रिटेन के अंदर ऐसा केस नहीं था। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली प्रॉस्पर कर रहे थे, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉस्पर कर रहे थे। चाहे वो आयरिश हो, स्कॉटिश हो, इंग्लिश हो, ये इंडिविजुअली भी अपने आप में बहुत अच्छा चल रहे थे। पर इनको यूनिफिकेशन की नीड इस वजह से पड़ी क्योंकि इन्हें लगा कि कोई अलग अलग से हम पे अटैक कर सकता है, अगर हम साथ हो जाएंगे तो हम बड़े ही स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ही हो गया ना कि अगर तू 1 लाख कमा रहा है, तू 1 लाख कमा रहा है, तू 1 लाख कमा रहा है, तीनों एक साथ मिलकर कमाएंगे तो 3 लाख बनेंगे। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, पावर ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रॉट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू दीज एम्पायर्स, और उनकी पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। अब सबसे पहले इंग्लैंड और स्कॉटलैंड आपस में जुड़े, और जिससे बना यूनाइटेड किंगडम, और उसके कुछ साल बाद आयरलैंड भी इनके साथ जुड़ गया, और फिर इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड से मिलकर बना ब्रिटेन। जब इनकी यूनिफिकेशन हो गई तो कुछ चेंजेस लाए गए, ठीक है। सबसे पहला चेंज तो ये था कि नया नेशनल एंथम बनाया गया जो कि तीनों के लिए सेम हो। इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया, और न्यू नेशनल फ्लैग बना। नेशनल फ्लैग कैसे बना ये इस फोटो में तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये यूनिफिकेशन वाला टॉपिक खत्म। इसमें इटली वाली सबसे इंपॉर्टेंट है, देख लेना। अब हम 2 छोटे छोटे बच्चू टॉपिक्स पे चलते हैं। सबसे पहला है विजुअलाइजिंग द नेशन। देखो, इसमें हमारे को सबसे पहली चीज पढ़नी है एलेग्री। एलेग्री वर्ड जो है वो हमने एने फ्रैंक वाले इंग्लिश के चैप्टर में भी पढ़ा है। क्या होता है? सिंबल। हाँ, कोई भी एक स्टोरी, पोयम या पिक्चर जिसमें कोई हिडन मीनिंग दिया जा रहा हो। जैसे हम एने फ्रैंक वाले चैप्टर में देखते हैं कि उसने और उसकी फ्रेंड ने मिलके एक पोयम लिखी जिसमें 3 डकलिंग्स थी और एक फादर स्वैन थे, और उन्होंने जो है एक बहुत वो बोल रही थी तो उसको जो हाँ उसका मर्डर कर दिया, ठीक है। तो वहां पे हिडन मीनिंग ये था कि वो मिस्टर कीजिंग को सिंबलाइज कर रहा है वो चीज, ठीक है, जो फादर स्वैन है। तो एलेगरीज बहुत ज्यादा यूज करी गई थी 18th और 19th सेंचुरी में, जिससे कि नेशनलिज्म का आइडिया स्प्रेड किया जा सके। सबसे इंपॉर्टेंट एलेगरी जो हमारे को पढ़नी है, जिसकी पेपर में आने की भी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, वो है जर्मेनिया, ठीक है। याद हमारे को ये रखना है कि जर्मेनिया कोई रियल आंटी नहीं थी, ठीक है, एक आर्ट थी, जैसे भारत माता। हाँ, भारत माता भी कोई रियल नहीं है, ठीक है, मतलब वो एक इमेजिनेशन है, ठीक है। यूज्ड इन जर्मनी टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, यूनाइट करने के लिए लोगों को, और ये कोई ट्रू ह्यूमन नहीं है, एक आर्ट है। देखो जर्मेनिया को थोड़ा सा ध्यान से देख लो, इनकी जो चेस्ट है उसके ऊपर ईगल का साइन है, ठीक है, एक हाथ में जर्मनी का झंडा है और दूसरी तरफ स्वॉर्ड है,
ठीक है, और इन्होंने पहना हुआ है Crown क्राउन ऑफ ओक लीव्स, जो कि हीरोइज्म को शो करता है। ठीक है, चलो जैसे ही इंडियन एग्जांपल अगर हम देखें, भारत माता और अशोक चक्र। ठीक है, अब यूरोप के अंदर कौन कौन सी एलेगरीज यूज हुई थी जरा देखते हैं। सबसे पहली तो थी ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन का मतलब था कि ये बेड़ियां हम तोड़ देंगे, ये शैकल्स हम तोड़ देंगे। ठीक है, जो कि लिबर्टी को सिंबलाइज करता है। ठीक है, अगला था राइजिंग सन। राइजिंग सन से था कि ये एक न्यू एरा है, एक न्यू बिगिनिंग है। ठीक है, और तीसरी थी स्वॉर्ड। स्वॉर्ड का मतलब ये था कि हम तैयार हैं लड़ने के लिए अगेंस्ट द मोनार्क और व्हाटएवर। ठीक है, और लास्ट था क्राउन ऑफ ओक लीव्स, जो कि शो करता था हीरोइज्म को। ठीक है, चलो अब हम लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म। ठीक है, इसके अंदर हमारे को सबसे पहले इंपीरियलिज्म समझना है क्या है, पर उससे पहले हमें ये समझना है कि 19th सेंचुरी का एंड आते आते जो नेशनलिज्म की भावना थी ना, कि हमारे को अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार करना है, अपनी कंट्री बनानी है, अपनी कंट्री को डेवलप करवाना है, वो धीरे धीरे चेंज हो गया कि हमारे को अपनी टेरिटरी इंक्रीज करनी है। ठीक है, तो वो चीज थी इंपीरियलिज्म। ठीक है, कि जब कोई एक नेशन, ठीक है, अपनी टेरिटरी को इंक्रीज करे, ठीक है, उसे कहते हैं इंपीरियलिज्म। ठीक है, जो जब वो और जगह पर जाकर भी अपना डोमिनेट करे, ठीक है, वहां के लोगों को डोमिनेट करे। द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंडिंग अ कंट्रीज पावर बाय द यूज ऑफ मिलिट्री और अदर मींस टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म स्टार्टेड कन्वर्टिंग इनटू इंपीरियलिज्म। क्या था, एक इसमें हमारे को कहानी पढ़नी है स्पेसिफिकली बल्कान रीजन के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बल्कान रीजन जो है ये यूरोप के मिड में छोटा सा पार्ट है, जहाँ पे बड़ी सारी कंट्रीज हैं, मॉडर्न डे कंट्रीज है, जैसे रोमानिया, बल्गेरिया, ग्रीस, अल्बेनिया, ये सारी, और जैसा कि फोटो में दिख रहा है। अब जितने भी लोग यहाँ पर रहते थे ना, इनको एक स्पेशल नाम से जाना जाता था, स्लैब्स। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि उस समय पर जितने भी बड़े एम्पायर्स थे, जैसे जर्मनी, ब्रिटेन, रशिया, ये सब अपनी पावर को इंक्रीज करना चाहते थे इंपीरियलिज्म के थ्रू, और ये बल्कान रीजन को कैप्चर करना चाहते थे। ठीक है, पर क्योंकि ये सब आपस में ही कलेश करने लग गए, तो इस वजह से ये वाले रीजन को कोई भी कैप्चर नहीं कर पाया, और हो गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आपस में कलेश के चक्कर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई। ठीक है, द इनहेबिटेंट्स ऑफ बल्कान वर नोन एज स्लेव्स। द बल्कान इशू इज कंसीडर्ड वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और all the big powers at that time, Germany, Britain, Russia, etc., wanted to increase their power by conquering Balkan region. Many wars starting happening with no result, और finally world war जो है it took place। हाँ, अब हम लास्ट चीज पढ़ रहे हैं इस चैप्टर की, जो कि है ब्रिटिश एम्पायर के बारे में। देखो, जब मोस्ट ऑफ द यूरोप के अंदर लोग अपने मोनार्क से परेशान थे और मोनार्क और लोगों के बीच में लड़ाई चल रही थी, तब जो ब्रिटिश एम्पायर था वो इन सब पेटी इश्यूज में फंसा हुआ नहीं था। ठीक है, बल्कि देवर कंसंट्रेटिंग ऑन कॉन्करिंग बहुत ज्यादा पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और जैसा कि तुम इस फोटो में देख सकते हो कि एक ऐसा भी टाइम था जहां पर बहुत ज्यादा परसेंटेज ऑफ टोटल वर्ल्ड लैंड जो है वो ब्रिटेन के रूल के अंडर था। ठीक है, ब्रिटिशर्स कॉन्कर्ड अ लॉट ऑफ पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड डिड कॉलोनाइजेशन, और ब्रिटिशर्स मेड इंपीरियलिज्म अ यूनिवर्सल फिनोमेना। ठीक है, ब्रिटिशर्स की वजह से ही जो कॉलोनाइजेशन है वो बहुत ज्यादा एक कॉमन ट्रेंड बन गया। ठीक है, अपनी पावर को एक्सपेंड करने का, और ऑब्वियसली इसमें इंडिया भी है। ठीक है, तो इंडियंस के ऊपर भी ब्रिटिशर्स ने कॉलोनाइजेशन करी थी। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर खत्म होता है। जितना भी